Hello students, today we are discussing the closed loop gain for non-inverting amplifier. अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात हो रही है तो पहले हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डायग्राम बनाएंगे। ये है हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये पॉजिटिव जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए क्लोज लूप गेन निकालना है। क्लोज लूप गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इट मीन्स जो इनपुट अप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई होगी। तो इस पे हमने इनपुट अप्लाई कर दी, ठीक है। तो जो इनपुट हमने अप्लाई की है उसे लेट कर लिया Vs और फिर इसको कर दिया हमने ग्राउंड। और जो ये हमारा टर्मिनल है इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ हमने एक इनपुट में रेजिस्टेंस लगाया, उसे लेट कर लिया R1 और एक हमने फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया, उसे लेट कर लिया R2। RF भी मान सकते हो, इसे RI भी मान सकते हो, R1 R2 की फॉर्म में ले सकते हो, चाहे RI RF के फॉर्म में, वो कुछ भी नोटेशन यूज़ कर लीजिए। फिर इसको हमने कर दिया यहाँ से ग्राउंडेड। अब KCL अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि इस पॉइंट पे जब KCL लगाएंगे तो टोटल करंट जो आया है ना हमारा I, जैसे यहाँ से जो टोटल करंट आया वो दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट ऊपर चला गया कुछ इधर आ गया। बट ऑप एम्प का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस है। इट मीन्स का क्या हुआ, अगर रेजिस्टेंस इन जो आइडियल केस में ऑप एम्प का जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है इनपुट रेजिस्टेंस, इट मीन्स जो इनपुट करंट है वो जीरो ही हो जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट ऑलमोस्ट जीरो ही है। इसलिए हम सारा का सारा करंट ऐसे दिखा देते हैं कि जो यहाँ से जितना आएगा ना वो सारा का सारा ही फीडबैक की फॉर्म में चला गया। इंटरनल करंट जो यहाँ से इस साइड करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इनपुट जो रेजिस्टेंस है हाई होने की वजह से, इनफाइनाइट स्टैंडर्ड केस में इनफाइनाइट होने की वजह से करंट जो है वो एंटरिंग वाला वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमारा जो करंट होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू देखते हैं। अब इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज नहीं पता तो लेट कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो V2 है, कुछ भी मान लो, पर वो मानने की जरूरत ही नहीं। आपको वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट कल बताया था, तो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट ये कहते हैं ना कि जो यहाँ वोल्टेज है वो इस नोड पे होगी। सो अगर यहाँ Vs सपोज की है तो यहाँ भी क्या होगी इस नोड पे Vs। तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला लगाएंगे, R1 के क्रॉस जो करंट होगा ये ग्राउंडेड है, तो 0 माइनस Vs अपॉन R1 इज इक्वल टू जितना करंट वो सारा का सारा इधर चला गया। अब इसलिए ये जो नोड है और ये वाली नोड है इसके करस्पॉन्डिंग करंट देखेंगे Vs माइनस, अब जो इनपुट है सॉरी आउटपुट है, आउटपुट V नोट मिल रही है तो Vs माइनस V नोट अपॉन R2 ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, Vs वाली टर्म्स एक साइड ले आओ, तो जैसे Vs वाली टर्म्स को एक साइड रखेंगे तो ये बनेगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू V नॉट बाई R2, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लें अगर अपन, तो जो है Vs आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 अपॉन R2 Vs के साथ फैक्टर इज इक्वल टू V नॉट बाई R2, और V नॉट बाई Vs क्या आ जाएगा, R2 इधर आया R2 कैंसिल, V नॉट बाई Vs तो R2 कैंसिल और ये बचेगा 1 प्लस R2 बाई R1 ये आ गया। तो इस केस में जो हमारा गेन आ रहा है वो गेन हमारा क्या आ गया 1 प्लस R2 बाई R1। तो क्लोज लूप गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज 1 प्लस R2 बाई R1, और इन्वर्टिंग का केस कल किया था उसमें माइनस R2 बाई R1 आया था, ठीक है। ये तो था हमारा जो है गेन। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की, जो ऑप एम्प है उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो वो हम वन बाय वन इसके एप्लीकेशंस करते हैं। जैसे फर्स्टली मैं आपको इसकी करवा रही हूँ एप्लीकेशन जो है एज एडर और वी कैन से एज समिंग एम्पलीफायर। तो देखिए कैसे,
समिंग एम्पलीफायर की तरह ये कैसे काम करता है? एडर भी कह सकते हो, समिंग एम्पलीफायर भी कह सकते हो। इसमें हम देखिए क्या करेंगे कि ऑप एम्प लेके चले, ठीक है। हम इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। तो जो इनपुट अप्लाई करनी है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जाएगी, और समिंग एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। इट मीन्स हमने 2 से ज़्यादा वोल्टेजेस अप्लाई की हैं यहाँ पे, जो इनपुट में अप्लाई की हैं। तो सपोज 3 दिखा दूँ अगर मैं, ठीक है। तो 3 के लिए 3 रेजिस्टेंसेस शो करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग V1 अप्लाई किया है, इसमें V2, और जो थर्ड वन रेजिस्टेंस है इस पर V3। रेजिस्टेंसेस मान लेते हैं अपन R1, R2, R3, और जो आउटपुट है यहाँ मिल रही है, और फीडबैक रेजिस्टेंस है जो वो हमने लगा दिया RF, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने कर दिया ग्राउंड। अब ये ग्राउंडेड है, तो वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी इस नोड पे जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी? 0, ठीक है। अब देखिए टोटल करंट ऐड होके अब यहाँ जाएगा ना, और वो टोटल करंट जो इस वाली आर्म में है, इस वाली आर्म में, तीनों आर्म्स का ऐड होके ओवरऑल इधर चला जाएगा। तो अब इन सभी करंट्स का सम ले लेंगे, तो V1 अब इस पॉइंट पे तो 0 ही है वोल्टेज, तो V1 माइनस 0 बाई R1, V1 बाई R1 बचेगा, तो V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। अगर 3 की बात कर रहे हैं, n वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, n रेजिस्टेंसेस, तो वो फिर n की फॉर्म में, हम जनरली 3 की बात कर रहे हैं मान लो, तो इक्वल्स टू किसके आएगा? जो करंट इधर फ्लो किया उसके। अब 0 माइनस V0, 0 माइनस V0 बाई RF इसके इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। यहाँ से V0 आ जाएगा आपका माइनस RF, ठीक है। RF को चाहे कॉमन ले लो चाहे मल्टीप्लाई कर दो, V1 बाई R1 माइनस को कॉमन ले लेते हैं, प्लस RF V2 बाई R2 प्लस RF V3 बाई R3, ये आ गया। अब लेट कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंसेस इक्वल है, मान लीजिए तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, उस सेम वैल्यू को R के इक्वल ले लो अगर, ठीक है। तो V0 मतलब आउटपुट आ जाएगी माइनस RF को कॉमन लिया, रेजिस्टेंसेस भी सेम है वो भी कॉमन आ जाएंगे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अगर मान लीजिए एक कंडीशन और कि RF भी R के इक्वल हो जाए, स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं इसके, तो उस केस में क्या होगा? आउटपुट हमारी ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो माइनस ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल आई है? इनपुट वोल्टेजेस के अलजेब्रिक सम की। तो इस वजह से समिंग एम्पलीफायर और एडर की तरह भी सर्किट काम कर सकता है ऑप एम्प का। नाउ डिस्कस करेंगे एज सब्ट्रैक्टर। एज सब्ट्रैक्टर जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब उस केस में देखो क्या होगा, जब हम एज सब्ट्रैक्टर बात करते हैं तो उस केस में हमें वोल्टेजेस सेम टर्मिनल पे, जैसे एडर के केस में तो हमने जो इन्वर्टिंग टर्मिनल था उस पर ही अप्लाई की थी नंबर ऑफ वोल्टेजेस इनपुट, बट जब हम बात करेंगे एज सब्ट्रैक्टर तब हम एक टर्मिनल की नहीं अप्लाई करनी, हम दोनों टर्मिनल्स पे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तब वो एज सब्ट्रैक्टर काम करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एज सब्ट्रैक्टर। तो सब्ट्रैक्टर की तरह देखिए कैसे काम करते हैं। सब्ट्रैक्टर या फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मतलब डिफरेंस की फॉर्म में जब वैल्यू आएगी इनपुट वोल्टेजेस की, डिफरेंस की फॉर्म में जब आउटपुट आएगी, एक ही बात है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कह सकते हैं और सब्ट्रैक्टर भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए हम लेके चले ऑप एम्प, नेगेटिव जो मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ पे, रेजिस्टेंस अप्लाई किया और सपोज हमने V1 वोल्टेज अप्लाई कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो तभी वो एज सब्ट्रैक्टर काम करेगा जब दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे इनपुट वोल्टेज। यहाँ रेजिस्टेंस जो है उसको कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं लेट इट इज RI या R1 ले लो चाहे,
ठीक है, और इस वाले को भी मान लो R1, और जो वोल्टेज अप्लाई की है वो V2, और फिर इसको यहाँ से हमने किया ग्राउंड, और यहाँ से फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू हमने फीडबैक प्रोवाइड की, और यहाँ पे आउटपुट मिल रही है। अब फिर से वही लॉजिक लगाएंगे कि जो करंट यहाँ पे एंटर होगा वो सारा, जो इस आर्म में करंट होगा वो सारा का सारा इधर फ्लो कर जाएगा। फीडबैक रेजिस्टेंस को RF से दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए V1 माइनस ज़ीरो, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो V1 माइनस ज़ीरो बाई R1 इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस V0 बाई RF। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास V1 बाई R1 इज इक्वल टू माइनस V0 बाई RF। और एक हम बात करें अब सेकंड वाली आर्म के लिए, इसके लिए तो V2 माइनस ज़ीरो बाई R1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये तो ग्राउंड ही कर रखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो जीरो नहीं है, ये वाले पॉइंट पे, ये वाली नोड पे, तो ये नोड पे जो वोल्टेज है उसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट दिस इज इक्वल टू V, ऐसा भी कर सकते हैं,